दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मंत्री परिषद के बारे में बात की थी। आज हम मंत्री परिषद के अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि मंत्री परिषद क्या है। इसके बारे में पिछली वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो इसको देख लेना, ठीक है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और कमेंट तो आपको करनी है जो आपको नहीं समझ में। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूँ मंत्री परिषद की संरचना, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ रहे थे हम। मंत्री परिषद की संरचना। चलो देखिए, हम जानते हैं कि जो मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च पद है किसका है? प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री ही किसी भी विभाग के मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब बात आती है, नियुक्ति तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब बात आती है कैसे कैसे मंत्री होते। देखिए, यदि मंत्रियों की संरचना में बात करूं तो देखो, 3 प्रकार के मंत्री हैं। पहले है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे हैं जो जिनको हम राज्य मंत्री भी कहते हैं, या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं उप मंत्री, ठीक है। देखिए, जो ये कैबिनेट है, पहले बात करेंगे हम कैबिनेट की। हमारी संपूर्ण मंत्री परिषद में कैबिनेट ही महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि हम बात कर रहे थे मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद में चाहे कितने भी सदस्य हो, लेकिन कैबिनेट एक महत्वपूर्ण अंग है इसका। इसमें जो सबसे अच्छे जो निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट से लिए जाते हैं। कैबिनेट को हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं हम? मंत्रिमंडल। इसको हम मंत्रिमंडल से भी नाम से पुकारते हैं। कैसे? ध्यान सुनो। जैसे कि हम जानते हैं कैबिनेट मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15% सदस्य, यानी कि हम मान लेते हैं 60 से 70 सदस्य मंत्री परिषद के। टोटल यदि मैं मान लू मंत्री परिषद के 60 से 70 सदस्य होते हैं। वहीं कैबिनेट में सदस्यों की संख्या कितनी है? कैबिनेट में सदस्यों की संख्या है कितने भी हो सकते हैं जितने प्रधानमंत्री चाहे। प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कितने भी, लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। 15 से 20 सदस्य होते हैं इसके मंत्रिमंडल में। ये मंत्रिमंडल कैबिनेट का ही हिस्सा होता है, लेकिन जो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं ये मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री है इनकी अपेक्षा अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कैसे? इनके पास शक्ति अधिक होती है। जहां मंत्रिमंडल अपनी शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती, जहां मंत्री परिषद अपनी शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती, वहीं मंत्रिमंडल अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से प्रयोग और उनका यूटिलाइज करती है। मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं ये मैंने आपको बताया कि 15 से 20 सदस्य होते हैं। वे क्या क्या करते हैं? जैसे कि गृह मंत्रालय के सदस्य। अब गृह मंत्रालय का कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा? ये हमारे मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है। गृह मंत्रालय किसके अधीन होगा? जैसे कि वर्तमान में अमित शाह है। हमारे अमित शाह गृह मंत्रालय के अध्यक्ष है, यानी कि ये मंत्रिमंडल के भी अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के भी। यदि इनके पास दूसरे बात की जाए, जैसे कि हम रक्षा मंत्रालय की बात की, रक्षा मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और ये इसके जो सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यदि मैं एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, देखिए ये क्या है? मंत्रिमंडल। ये हमारा, इस साइड से लिख देता हूं, ये है हमारा मंत्री परिषद। सॉरी, मैं मंडल कह रहा हूं बार बार, मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद के अंदर आता है ये छोटा सा
मंत्रिमंडल। क्या है ये? मंत्रिमंडल। ऐसे समझिए, यदि हम पूरे देश की सरकार की व्यवस्था को समझे तो ये पूरा देश हमारा शरीर है, ठीक है। उस शरीर का जो हिस्सा है मंत्रिमंडल, उस अंग में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सॉरी मैं बार बार मंत्री परिषद कह रहा हूं, आप इस चीज को इग्नोर करिए। हम मान लीजिए सभी शरीर के जो अंग है उनको कहेंगे हम मंत्री परिषद, और उस उन अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि हमारा दिल, तो हमारा दिल क्या होगा? मंत्रिमंडल। हमारा दिल होगा मंत्रिमंडल। उसी प्रकार कैबिनेट में जो असली जो शक्तियों का प्रयोग करता है, कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। बाकी मैं ये मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या है? राज्य मंत्री भी ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, सॉरी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य मंडल के सदस्य। क्या कह रहा हूं मैं आज, मैं दोबारा बताता हूं, अब काट दे वजह से। अब बात करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन ध्यान करने योग्य बात यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। किसके सदस्य होते? मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। और किसके नहीं होते? मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग भी नहीं लेते, लेकिन विशेष कारणों पे यदि इनको बुलाया जाए तो ये भाग लेने के लिए आ जाते हैं, यानी इनको भाग लेने के लिए बुलाया भी जा सकता है। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य है, इनकी सभी के जो शक्तियां है वो बराबर है। इनके वेतन भत्ते में थोड़ा सा अंतर है। वहीं यदि मैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात करूं, स्वतंत्रता प्रभार राज्य मंत्री क्या है? ये कैबिनेट जो मंत्री है उनकी सहायता हेतु होते हैं, और जो राज्य मंत्री है उनकी भी सहायता हेतु होते हैं, लेकिन इनके पास एक अपना स्वतंत्र क्या होता है? मंत्रालय होता है। ये अपने मंत्रालय के सभी कार्यों को देखते हैं। यह बात थी हमारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के बारे में। ऐसे ही राज्य मंत्री, इन दोनों का काम क्या है? कैबिनेट मंत्री को सहायता देना। वहीं उप मंत्री का भी काम कैबिनेट मंत्री को सहायता देना। उप मंत्री क्या है? उप मंत्री को और कुछ नहीं, इनका एक सहायता देने वाला अंग है। यदि कोई व्यक्ति उप मंत्री है तो इसका मतलब कि वह कैबिनेट मंत्री को भी सहायता देगा और राज्य मंत्री को भी सहायता देगा। ये बात की थी हमने मंत्री परिषद की संरचना के बारे में। वैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी कि संविधान में इसके कार्यकाल को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि मंत्री परिषद के जो सदस्य है वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा विघटित हो जाएगी, लोकसभा का विघटन हो जाएगा, तब मंत्री परिषद के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे हम इससे अगले टॉपिक के बारे में, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री इसका निर्वाचन नहीं होता। जैसे कि हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। आप शब्द यूज कर रहे हैं मंत्री का, यानी कि सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, सभी मंत्रियों को। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार किया गया था हमारा संविधान कि भारत का राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। किसमें वर्णन किया है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है। और यही बात यदि आगे बढ़ाऊं तो प्रधानमंत्री की सलाहकारी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति ही करेगा।
किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलो जी, बात आएगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अब बात है प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य बनेगा कि राज्यसभा के सदस्य। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हो सकता है अथवा राज्यसभा के सदस्य, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है वह है या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बहुमत प्राप्त दल है उसका जो नेता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, यह इसकी विवेक की शक्ति तो नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। ऐसे कैसे हुआ? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए किन्हीं कारणों से, तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे, जैसे कि गठबंधन वाला जो दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है, या कोई ऐसा दल जो विपक्ष में था लेकिन उसके पास बहुमत से थोड़ी सी कम संख्या थी, उस दल के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के साथ ये काम करता है। ये बात थी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। और बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री जब नियुक्त हो जाता है तो इसका क्या कार्य हुए। देखिए, प्रधानमंत्री का क्या कार्य कार्य या शक्ति भी लिख सकते हैं। नंबर 1 हम डालते हैं। नंबर, जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो कैबिनेट मंत्रियों की सूची तैयार करता है। क्या तैयार करता है? सूची तैयार करता है, और इस सूची को ही राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि प्रधानमंत्री जिन व्यक्ति को भी मंत्री बनाना चाहता है, मंत्री परिषद का हिस्सा बनाना चाहता है, उनका लिस्ट बनाएगा, उनके नाम राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ये पहला काम है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात, जब नियुक्ति करा दी तो दूसरी बात में प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को या किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। यानी कि यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से कहकर हटवा सकता है। क्यों? हम जानते हैं कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी स्वयं शामिल है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण कर सकते। ये बात दूसरी थी। तीसरी शक्ति के बारे में ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है ये कार्यपालिका का केवल एक नाम मात्र का प्रमुख है। क्या है? एक नाम मात्र का प्रमुख। वहीं यदि मैं बात करूं प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। यानी कि जितनी भी कार्यपालिकाई शक्ति है प्रधानमंत्री के निहित है। प्रधानमंत्री शब्द है यानी कि मंत्री परिषद में निहित है, और मंत्री परिषद का जो प्रधान है कौन है या मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो मैं लिख सकता हूं कि जो उसके कार्य में है कि यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और प्रमुख होने के साथ साथ यह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। चलो जी, तीसरी बात। चौथी बात, जब प्रधानमंत्री किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हेतु विदेश जाते हैं तो जितनी भी कार्यवाही होगी तो राष्ट्रपति के नाम से ही, लेकिन उनको करने के लिए कौन नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही को संचालित करेगा। यदि कोई संधि हुए, समझौते हुए, सब क्या होंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा होंगे। वैसे तो हम जानते हैं हमारे यहाँ विदेश मंत्री और विदेश सचिव का भी जो पद है ये इसी कार्य हेतु होते हैं, राजदूत भी इसी कार्य होते हो। लेकिन जो प्रधानमंत्री है ये एक अपनी विशेष पावर रखता है इस मामले में। चलो चौथी बात लिख देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संधि
अंतरराष्ट्रीय संधि अथवा समझौते, संधि अथवा समझौते। प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, द्वारा किए जाते हैं। यानी कि यदि मैं रक्षा मंत्रालय की बात करूं तो रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री परिषद है वे भी यदि रक्षा की मंत्रालय हेतु, यानी कि हम डिफेंस जैसे कि कोई हथियार खरीदते हैं उनके लिए यदि कोई हथियार की संधि करने जा रहे हैं तो परे रक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख हो जाए, लेकिन लास्ट में प्रधानमंत्री ही इसको स्वीकृति देगा। और प्रधानमंत्री किस किस लिए स्वीकृति देगा? लोकसभा के कारण। लोकसभा में वे इसके बारे में पहले चर्चा कराएगा, फिर तभी ये आगे कार्रवाई होगी। ये बात थी कुछ प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। वैसे तो प्रधानमंत्री की अनेक शक्तियां हैं, इन शक्तियों को मैं आपको नोट्स में लिखकर बता दूंगा। ये कुछ मेन शक्तियां थी प्रधानमंत्री की। अब बात आती है प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है, यानी कि पदावधि। देखिए, प्रधानमंत्री तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ऐसे मानिए यदि चूंकि मैंने पिछली कक्षा में बताया कि जो हमारा मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और मंत्री परिषद का मुख्य है हमारा प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का मुख्य है हमारा प्रधानमंत्री। जब सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यदि किसी भी एक मंत्री द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जो संविधान के अनुरूप नहीं है या किसी प्रकार का गलत हो, उसकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति नहीं बनती हो, तो लोकसभा उस मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह बात थी प्रधानमंत्री कार्यकाल की। और इसी में यदि हम जोड़े तो वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वहीं यदि राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बने, जैसे कि 1966 में हमारी इंदिरा गांधी जी बनी थी प्रधानमंत्री, वे लोकसभा सदस्य तो नहीं थी लेकिन राज्यसभा सदस्य थी, लेकिन वे 6 वर्ष का कार्यकाल उनका राज्यसभा के सदस्य को होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन जैसे ही वे प्रधानमंत्री बनी तो अब वे 5 वर्ष के लिए बनेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि प्रधानमंत्री का पद लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लोकसभा चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि लोकसभा हर प्रत्येक 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात थी हमारे प्रधानमंत्री की कार्यकाल को लेकर। शक्ति मैंने आपको इसके बता दी। इसकी योग्यता क्या है? यदि योग्यता की आपको इसके बारे में बात करूं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता ये है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। ठीक। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैं भी एक प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मेरी योग्यता क्या है? मैं एक भारत का नागरिक हूं, बिल्कुल हूं, और मैं अपनी 25 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर चुका हूं। वैसे तो 21 वर्ष है, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हूं। तो बता दूं, अब जो लोकसभा सदस्य अथवा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, मोटी मोटी बात है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, अब मैंने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन मैं उसमें हार गया। अब जैसे मैं चुनाव हार गया और राष्ट्रपति महोदय ने मुझे बहुमत दल का नेता मानकर फिर भी मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब मैं अधिकतम 6 माह तक अपने प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता हूँ, यानी कि मैं केवल 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री बना रह सकता हूँ। अब यदि मैं और चाहूं कि मैं अगले 5 वर्ष तक ही पूर्ण कार्यकाल पूरा अपना कार्यकाल पूर्ण करूं, तो मुझे क्या करना होगा? या तो मुझे राज्यसभा सदस्य बनना होगा या फिर मुझे लोकसभा का सदस्य बनना होगा। इन दोनों में से मुझे किसी एक का भी सदस्य बनना होगा। किस टाइम पीरियड के भीतर? 6 माह टाइम पीरियड के भीतर। यानी कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर मुझे इन दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा, तभी जाकर मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ये मेरी योग्यताएं थी। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करना चाहूंगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।